ठीक है। नाउ 2 टाइप्स ऑफ ट्रेमर इज देयर, है ना। वो इंटेंशन ट्रेमर हुआ और स्टैटिक ट्रेमर हुआ। तो स्टैटिक ट्रेमर इज द क्लासिकली प्रेजेंट इन योर पार्किंसन, और इंटेंशन ट्रेमर एंजाइटी न्यूरोसिस में प्रेजेंट होगा, या किसी तरह का तुम्हारा कोई भी एंजाइटी है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट है। तो पार्किंसन में जो आपका स्टैटिक ट्रेमर है उसमें हम क्या देते हैं, पैसिटेन टैबलेट देते हैं, पैसिटेन, ठीक है। और किसके डिफिशियंसी से पार्किंसन डिजीज होगा? व्हाट इज पैथोलॉजी, व्हाट इज द पैथोलॉजी? डिफिशियंसी ऑफ हाँ, तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व? हाँ, बेसल गैंग्लिया में क्या होगा कि जो कंडक्टर है जो डोपामिन का, उसमें डिफिशियंसी रहेगा। तो इसमें क्लासिकल 3 सिम्टम होता है। रिमेंबर दैट, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक रिजिडिटी होगा, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है इसका, और सबसे इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम है, दैट इज रिजिडिटी। मेस फास्ट मास्क लाइक फेस नहीं हो सकता है, ट्रेमर नहीं हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पिन रोल ट्रेमर रहेगा ही रहेगा, माइट बी एब्सेंट, बट आपका क्या रहेगा, रिजिडिटी रहेगा। हाँ हाँ, रिजिडिटी है, इसीलिए ब्रैडिकाइनेसिया मीन्स हाँ, मूवमेंट स्लो इसलिए है कि जो मसल्स है बॉडी का, अपर लिम और लोअर लिम का क्या स्टिफ है, स्टिफ हो गया। तो कोई चीज़ स्टिफ हो गया तो क्या हो जाएगा कि बॉडी मूवमेंट ऑलरेडी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम, स्टैटिक ट्रेमर, योर ब्रैडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, फिस्ट लाइक मास। तो ये हो गया तुम्हारा पार्किंसन। इससे ज़्यादा पार्किंसन में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू एनी एग्ज़ाम, उसके साथ बहुत सारा पार्किंसन प्लस सिंड्रोम क्या बोलते हैं, उसके साथ सेरिब्रल साइन क्या आता है, बाकी कभी कभी आई इन्वॉल्व रहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ और क्या CNS में और क्या पढ़ रही हो, क्या क्या और चैप्टर है? अच्छा, गुलियन बेरी सिंड्रोम। व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ गुलियन बेरी सिंड्रोम? हाँ हाँ, हेलो, हाँ हाँ, गुलियन सिंड्रोम एसेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस होगा, विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ बाउल एंड ब्लैडर, ठीक है। तो आपका इसमें क्या होता है, मोटर लॉस होता है, सेंसरी क्या होगा, सेंसरी इंटैक्ट होगा, ठीक है, हाँ, ठीक है। और इसमें कभी कभी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके। तो गुलियन बेरी सिंड्रोम विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो दो चीज़ हुआ, व्हाट इज द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ योर गुलियन बेरी सिंड्रोम? ऑटोइम्यून डिजीज क्लासिफिकेशन है, लेकिन कुछ वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन प्रीडिस्पोज करता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन है वो आपको प्रीडिस्पोज करता है, ओके। तो ठीक है, और दैट इज मोर कॉमन इन फीमेल विथ एज ऑफ 15 to 35, ठीक है। इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल rather than your male, ठीक है। ये और
सडन ऑनसेट होगा और लोअर लिम्ब वीकनेस होगा विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉवेल एंड ब्लैडर, ठीक है, और विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रैनियल नर्व। क्रैनियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर असेंडिंग टाइप आपका इन्वॉल्वमेंट पैरालिसिस है, ध्यान से सुनिए, असेंडिंग टाइप पैरालिसिस है, बॉवेल ब्लैडर इन्वॉल्व है और शार्प डिमार्केशन ऑफ योर डार्माटोम इन्वॉल्व, समझ ली, कि सपोज अम्बिलिकस के नीचे पैरालिसिस है और आपका बॉवेल एंड ब्लैडर इन्वॉल्व है, ठीक है। व्हाट विल बी द डायग्नोसिस? हाँ, असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस है, बॉवेल एंड ब्लैडर इन्वॉल्व है, ठीक है, और बैंड लाइक टाइटनेस है बिलो द अम्बिलिकस, दैट इज द क्लासिकल योर साइन ऑफ योर ट्रांसवर्स माइलाइटिस। ये दोनों में तुमको डिफरेंस समझना है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस में क्या होता है कि डीमाइलेशन ऑफ स्पाइन होता है, ठीक है। क्या होगा? डीमाइलेशन, हाँ, तो तुमने सही बताया है कि दैट इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो क्या क्या जानना है तुमको गुलेनबेरी सिंड्रोम में? दैट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर predisposed by viral infection and some bacterial infection, LRTI और gastrointestinal infection, ठीक है। उसके बाद ascending paralysis, minor chance of involvement of bowel and bladder, ठीक है, with or without involvement of cranial nerve, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया गुलियन-बेरी सिंड्रोम, ठीक है। अब ट्रांसवर्स माइलाइटिस बीडी में आता है, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस ट्रांसवर्स माइलाइटिस। तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस में क्या होगा कि बॉवेल एंड ब्लैडर हाई चांस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, एक्यूट ऑनसेट, ठीक है, और शार्प लाइन इन्वॉल्वमेंट होता है। सपोज L4 L5 इन्वॉल्व है तो वो उसका जो डर्माटोम्स है, ठीक है, तो वो एक शार्प लाइन आपको देगा, बिलो द अम्बिलिकस आपका ये रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सो दैट इज इन फेवर ऑफ योर ट्रांसवर्स माइलाइटिस। तो ऐसा अगर प्रेजेंटेशन है कि ये, तो दैट इज इन फेवर ऑफ योर ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ठीक है। दोनों केस में लंबर रीजन इज मोर इफेक्टेड देन योर सर्वाइकल, ठीक है। लंबर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, सर्वाइकल इन्वॉल्व होता है, लेकिन और पैच ऑफ द योर स्पाइन इन्वॉल्व, जैसे लंबर पहले इन्वॉल्व हो गया, हो सकता है सर्वाइकल इन्वॉल्व होगा तो सर्वाइकल का सिम्टम देगा। अगर सर्वाइकल तुम्हारा इन्वॉल्व हो गया तो वो तब ज़्यादा चांस है कि क्रैनियल नर्व, लोअर क्रैनियल नर्व जो है वो इन्वॉल्व है, तो ठीक है। दैट इज योर, हाँ, ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, हाँ, प्लाज्मा को इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, और सब जगह तो प्लाज्मा फोरेसिस है नहीं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, हाँ, ठीक है, IVIG भी ठीक है, प्लाज्मा फोरेसिस भी ठीक है, और क्या देंगे? दोनों में ऑलमोस्ट गुलियन-बेरी सिंड्रोम एंड ट्रांसवर्स माइलाइटिस, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ट्रीटमेंट, ठीक। और क्या देंगे? फर्स्ट क्या देते हैं? देखो, फर्स्ट में देते हैं हम एस्ट्रॉयड, ठीक है। क्या देंगे? एस्ट्रॉयड देंगे, मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक है, तब हम उसके बाद IVIG देते हैं। फर्स्ट एस्ट्रॉयड देंगे, उसके बाद IVIG देंगे, उसके बाद अगर नहीं ठीक होगा तो हम प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे, सेशन वाइज प्लाज्मा फेरेसिस,
उसके बाद अगर नहीं ठीक होगा तब हम इम्यूनोमोडुलेटर ड्रग्स देते हैं, ठीक है। दीज आर द मेनली फोर टाइप्स ऑफ योर मोडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये हो गया तुम्हारा हाँ ट्रीटमेंट, और बस इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या है इसमें सेंट्रल नर्वस क्या पढ़ती है? अच्छा बेल्स पाल्सी, ठीक है। तो बेल्स पाल्सी कितने टाइप का है? अच्छा बेल्स पाल्सी तो एक अपने आप में स्पेसिफिक है। बेल्स पाल्सी मीन्स द पैरालिसिस ऑफ विच नाउ? फेशियल नर्व, सेवेंथ नर्व, ठीक है। क्या क्या साइन एंड सिम्टम होगा? अच्छा देखो पहले ये समझो कि बेल्स पाल्सीज सेवेंथ नर्व पैरालिसिस कितने टाइप का होगा? नहीं, सेवेंथ नर्व पैरालिसिस दैट इज वन टाइप इज योर बेल्स पाल्सी, ठीक है ना। बेल्स पाल्सी है, सेवेंथ गैंग्लियन नर्व का एक टाइप है बेल्स पाल्सी। तो और भी कोई वैरायटी है जो बेल्स पाल्सी है, ये सेवेंथ नर्व पैरालिसिस? देखो दो टाइप का कोई भी लेजन जो होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड का लेजन, तो दो तरीका का होता है, एक यूएमएन टाइप, एक एलेमेंट टाइप। दैट इज द बेसिक ऑफ योर न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो यूएमएन पढ़ी हो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो डिफरेंस है यूएमएन टाइप लेजन्स और एलिमेंट टाइप लेजन, लिख लो, ठीक है। यू हैव टू नो, ये बहुत न्यूरोलॉजी का बहुत बेसिक चीज़ है। देखो यूएमएन टाइप लेजन, डिफरेंस बिटवीन यूएमएन टाइप लेजन एंड एलिमेंट टाइप लेजन। तो यूएमएन टाइप जो लेजन होगा वो जो स्पाइनल नर्व है, ठीक है, उसके ऊपर का लेजन्स होगा। जैसे ब्रेन का लेजन्स होगा, स्पाइन का लेजन्स होगा, लेकिन स्पाइनल जो नर्व का जो लेशन है दैट इज एलिमेंट टाइप लेजन। तो जो जब ब्रेन में कोई अगर इंजुरीज अगर होता है जहाँ पे सेवेंथ नर्व का न्यूक्लियस है, ठीक से समझो, जहाँ पे सेवेंथ नर्व का न्यूक्लियस है अगर वो इन्वॉल्व होगा तो ये होगा यूएमएन टाइप लेजन्स, ठीक है। और उसके डिस्टल जो हो रहा है इन्वॉल्वमेंट, कोर्स ऑफ सेवेंथ नर्व पढ़ी होगी, ब्रेन में कोर्स ऑफ सेवेंथ नर्व तो पढ़ी हो, ठीक है। तो वो बेस ऑफ द ब्रेन होकर के और पैरोटिड ग्लैंड में आके इंसर्ट करके पूरा एक साइड के फेस को सप्लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग आई, ठीक है। दैट इज मोटा मोटी यही कोर्स है, इससे ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम्हारा फेशियल नर्व में कहीं पे दिस कोर्स ऑफ योर फेशियल नर्व में कहीं भी अगर डैमेज होता है, बाई प्रेशर हो, बाई इन्फेक्शन हो, तो ये होगा तुम्हारा एलिमेंट टाइप लेजन्स। और ब्रेन से जहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है सेवेंथ नर्व, अगर वहाँ पे कुछ डैमेज होता है तो वो होगा यूएमएन टाइप ऑफ लेजन, ठीक है, ठीक है। तो जो बेल्स पैल्सीज है ये है एलिमेंट टाइप ऑफ लेजन, मीन्स द लेसन विच इज अफेक्टिंग योर फेशियल नर्व इटसेल्फ। अच्छा क्या कारण है इन्वॉल्वमेंट फेशियल नर्व इंजरी का? वेरी रेयर, ट्रॉमा इज वेरी रेयर। देखो ये भी एक तरीका का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही प्रीडिस्पोज बाय योर वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा ट्रॉमा के केस में कब होगा पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस? अगर आपका बेस ऑफ द ब्रेन, या कभी कभी क्या होता है कि अगर सीओसीएम का ऑपरेशन अगर हो रहा है उसके दौरान अगर इंजरी होती है अगर फेशियल नर्व की, तो उस समय तुम्हारा फेशियल नर्व डैमेज होगा, ठीक है। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखो अब कौन सा ऑपरेशन प्रोसीड्यूर है
जिसमें फेशियल नर्व इंजरी हो सकता है। अगर पैरोटिड ग्लैंड का आज ऑपरेशन होगा, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड में मान लेते हैं कि एब्सेस हो गया यहाँ, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। तो यहाँ अगर एब्सेस हो गया तो अगर इसको हम एब्सेस को ड्रेन करेंगे और इसके पीछे तुम्हारा फेशियल नर्व है, ठीक है, तो क्या होगा, दैट इज द चांस, हाई चांस ऑफ योर फेशियल नर्व इंजरी, ठीक है। तो ये कॉमनेस्ट कॉज है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसी को हम पैरोटिड ग्लैंड का ऑपरेशन किए और एक साइड से उसको वीकनेस हो जाता है, तो व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट द इंजुरी ऑफ योर फेशियल नर्व, ठीक है। लेट्स कम आउट योर फेशियल, तो बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी क्यों बोलते हैं इसको? बेल्स पाल्सी, बेल्स फेनोमेना के कारण हम इसको बेल्स पाल्सी बोलते हैं। व्हाट इज बेल्स फेनोमेना? अगर ऊपर देखते हो तो आई बॉल नीचे आ जाता है, ठीक है, जान लेना, हो सकता है पूछे, बहुत डिटेल है ये। अगर आप अपवर्ड देख रहे हो, अगर आई बॉल आपका डाउनवर्ड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर बेल्स फेनोमेना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा बेल्स फेनोमेना, इसी से पड़ा है फेशियल ये बेल्स पाल्सी। क्या क्या साइन एंड सिम्टम होता है बेल्स पाल्सी का? एक तरफ का पैरालिसिस या फिर एक साइड का पैरालिसिस होता है, उसको प्लास्टिक होता है, और ये आई का जो ये होता है कि एक साइड का फेशियल वीकनेस, एक साइड का फेशियल वीकनेस है, उससे क्या क्या दिक्कत होगा? मरीज के क्या बोले? चबा नहीं पाएगा, हाँ, एक साइड से चबा नहीं पाएगा और पानी नहीं पी पाएगा, और जब भी अगर कुल्ला करके अगर पानी बाहर फेंकेगा तो वो दूर फेंक नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो च्यूइंग मसल्स है ये कमज़ोर हो चुका है और मुंह में हवा नहीं भर पाएगा। तो उसका टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं? और जो ओकुलर जो मसल्स है और बिकलिस ओकुलिस बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, वो वीक हो जाता है, तो टाइट से जो आईज क्लोज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर इस साइड अगर सपोज ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड का अगर वीकनेस हो गया तो सिम्टम क्या पेशेंट देगा? पेशेंट ये सिम्टम देगा कि मैं जब हंसता हूँ या चबाता हूँ तो ये राइट साइड का फेस हमारा टेढ़ा हो रहा है। वाई? वीकनेस तो इधर है, तो इधर क्यों टेढ़ा हो रहा है? सिंपल चीज़ है कि इधर में कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारा नहीं हो रहा, ठीक से समझो, वो बेसिक चीज़ है। इधर से आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, आप जब आप चबा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन इधर हो रहा है, तो इधर खींचा होगा तो टेढ़ा तो इधर ही होगा। तो टेढ़ा अगर इधर हो रहा है तो पैरालिसिस आपका अपोजिट साइड है, ठीक है। मुंह अगर टेढ़ा, अगर समझ गए ना बेसिक चीज़ कि मसल का क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन। इफ देयर इज एनी पैरालिसिस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर लेफ्ट साइड का हमारा फेशियल पैरालिसिस है तो देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शन इन दिस साइड। कॉन्ट्रैक्शन किधर होगा? इस साइड होगा। तो ये एंगल ऑफ द माउथ, उसमें लिखा रहता है कि एंगल ऑफ द माउथ, डिविएशन ऑफ द एंगल ऑफ माउथ इन द राइट साइड, ठीक है। तो अपोजिट होगा, ठीक है। और आई का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? सेम साइड होगा, क्योंकि इसी साइड का मसल आपका इन्वॉल्व है, ठीक है। इस साइड का मसल इन्वॉल्व है, तो लेकिन इस साइड में डिविएशन इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द अपोजिट साइड मसल इज नॉर्मल विच इज कॉन्ट्रैक्टिंग। समझ गए? तो ये चीज़ होता है। और फेशियल, अब क्या ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, डायथर्मिक एक्सरसाइज देते हैं। इलेक्ट्रिक क्या करते हैं कि यहाँ पे लगा करके और उसको फेशियल नर्व जो वीक हो गया है उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं, ठीक है। तो वो रीजनरेट होता है। और दूसरा क्या क्या कर सकते हैं एज सच कि दैट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितना भी है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि यू विल गिव लो डोज ऑफ स्टेरॉइड, ठीक है। तो स्टेरॉइड का इसमें रोल है, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। एंटीवायरस इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग, और कि अब एक
उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हर्पिस जो इन्फेक्शन के कारण कभी कभी ईयर में हर्पिस इन्फेक्शन होगा जिसके कारण फेशियल पैरालिसिस होगा। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इज इन्फेक्शन ऑफ हर्पिस? हर्पिस के कारण इन्फेक्शन है, आपको कैसे पता चलेगा? टिपिकल लेजन्स हर्पिस का क्या है? देखो, कहीं भी हर्पिस वायरस का तुमको क्या सुनने में दिक्कत हो रहा है? अच्छा ठीक है। नहीं ठीक है, उसको मैं फैन ऑफ करवा देता हूँ। संतोष फैन ऑफ कर देना, ठीक है। तो हर्पिस का जो लेशंस होता है ना, स्मॉल इन ब्लिस्टर टाइप होगा और तुम्हारा क्या होगा, गुच्छेदार टाइप होगा। तो दैट इज द टिपिकल ऑफ योर हर्पिस इन्फेक्शन, ठीक है। अभी आवाज़ ठीक से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अगर ईयर में बहुत छोटा छोटा दानेदार टाइप ब्लिस्टर टाइप अगर लेशन है तो दैट इज़ योर सिग्निफिकेंस ऑफ योर हर्पिस इन्फेक्शन। तो ये आप कह सकते हैं कि हर्पिस इन्फेक्शन के कारण फेशियल नर्व इन्वॉल्व है, ठीक है, और जिसके कारण आपका बेल्स पाल्सी हुआ है। तो ये एक इंडिकेशन है आपको, ये इंडिकेशन है कि आपको हर्पिस इन्फेक्शन में आपको देना है एंटीवायरल। तो ये एक एंटीवायरल का रोल है, लेकिन नॉर्मली बेल्स पाल्सी में एंटीवायरस यूजुअली रोल नहीं है, लेकिन देते हैं, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द बेल्स पाल्सी में वायरल इन्फेक्शन ही होता है। अगर पेशेंट आपका 3 से 4 दिन के अंदर आता है तो आप एंटीवायरल एसाइक्लोविर आप दे सकते हैं, ठीक है। और क्या, देखो, माउथ का एक्सरसाइज करते हैं, चिलगम चबाने के लिए बोलते हैं कि आप बैलून को फुलाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितना भी आपका मसल्स है उसका एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो मसल्स के एक्सरसाइज से आप उसको रिकवर कर सकते हो। 2 से 3 सप्ताह में रिकवर कर जाता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर बेल्स पाल्सी। और न्यूरोलॉजी में क्या पढ़ती हो? अच्छा देखो, मैस्थेनिया ग्रेविस का क्लासिकल सिम्टम क्या है? मैस्थेनिया ग्रेविस का एक तो होता है कि टोसिस होता है, टोसिस होता है, और इसमें डबल रीजन भी आता है, और एक होता है वो इसमें इफेक्ट होता है, और जो इसमें भी डिस्पारेशन आता है, इसमें लैरिंक्स इफेक्ट होता है। क्या लैरिंग्स क्या इन्वॉल्व होगा? लैरिंग्स तो नहीं इन्वॉल्व होता। देखो व्हाट इज अच्छा डिफिकल्टीज मैस्थेनिया ग्रेविस में क्या डिफिकल्टीज होता है? मैस्थेनिया ग्रेविस में ये एसिटाइलकोलिन का डिफिकल्टी होता है। एसिटाइलकोलिन का क्या होता है? एसिटाइलकोलिन जब बनता है तो उसका रिसेप्टर उसमें काम नहीं करता। जो एसिटाइलकोलिन का जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है कि मसल्स क्या हो जाता है, फैटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये मैस्थेनिया ग्रेविस इज अ डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, रिमेंबर दैट। क्या है? अब देखो, तुम्हारा मैस्थेनिया ग्रेविस अभी छोड़ दो, अभी तुमने क्या क्या पढ़ा? गुलेनबेरी सिंड्रोम, ट्रांसवर्स माइलाइटिस और बेल्स पाल्सी, 3 पढ़ा। तो जो ट्रांसवर्स माइलाइटिस है दैट इज डिसऑर्डर ऑफ, किसका डिसऑर्डर है? स्पाइन का, ठीक है। तुम्हारा डिसऑर्डर जो गुलेनबेरी सिंड्रोम है दैट इज डिसऑर्डर ऑफ
स्पाइन, ठीक है। और तुम्हारा जो फेशियल जो तुम्हारा बेल्स पल्स है डिसऑर्डर ऑफ क्रैनियल नर्व, ठीक है। उसमें न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो सकता है तो आप यूएमएन होगा, अब उसके डिस्टली हो रहा है तो योर एलिमेंट टाइप ऑफ योर लेशन। लेकिन अब मेस्थेनिया ग्रेविस क्या है? तो मेस्थेनिया ग्रेविस इज ए डिसऑर्डर ऑफ मसल्स, और मसल्स में क्या है? इट इज डिसऑर्डर ऑफ मसल, नॉट मसल्स, इट इज डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे नर्व आकर के जहाँ पे मसल से मिल रहा है, ठीक है, और वहाँ एसिटाइल कोलिन को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसमें दो पैथोलॉजी है कि एक तो एसिटाइल कोलिन नहीं बन रहा है, उसके एगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन रहा है जो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। पहला पैथोलॉजी ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? उसके कारण जो रिसेप्टर्स है, तो एसिटाइल कोलिन बन रहा है लेकिन रिसेप्टर रेजिस्टेंस है, जिसके कारण रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो जिसके कारण आपका मसल्स जो है, हाँ, मसल्स में जा नहीं रहा है, तो जो उसका फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं मसल्स का। नाउ अब क्या है कि आपका इसका कैसे, इसका क्लासिकल सिम्टम होता है, क्या सिम्टम होगा? मसल, ये पेशेंट आपको क्या बोलेगा? दैट इज द नट सेल ऑफ योर पैथोलॉजी ऑफ मेस्थेनिया ग्रेविस। ये सिंपल यही पूछेगा आपसे कि मसल्स का प्रॉब्लम है, कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का प्रॉब्लम है, कि नर्व का प्रॉब्लम है, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम। यही क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। एसिटाइल कोलिन बनने का है, कि रिसेप्टर का प्रॉब्लम है, कि बोथ का है, कि नन का है, यही आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो सिम्टम क्या रहेगा? देखो इसका कोई भी, देखो मैं, आप ये समझ गए कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट अगर रेस्ट कर लेगा तो उसका मसल्स का पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और हाँ, होता क्या है कि अर्ली मॉर्निंग पेशेंट, अगर अर्ली मॉर्निंग में उसको कोई सिम्टम नहीं रहेगा, लेकिन जैसे काम करना शुरू करेगा मसल्स फैटिक होता जाएगा और पैरालिसिस डेवलप करता जाएगा, ठीक है। तो ये वैक्सिंग एंड वीनिंग टाइप ऑफ वीकनेस होता है, नथिंग लाइक योर गुलियन-बेरी सिंड्रोम, ट्रांसवर्स माइलाइटिस और योर बेल्स पाल्सी, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि रेस्ट कर लिया तो मसल सुबह में उठ रहा है तो आई में कोई टोसिस नहीं है, जैसे काम करना शुरू कर देगा उसको देख रहे हैं कि उसको टोसिस हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका जितना भी एक्सरसाइज होगा, जितना भी एक्टिविटी होगा, उससे मसल्स क्या हो जाएगा? फैटिक हो जाएगा। तो ये, और जो आपका आप देखो क्या होता है कि मरीज को शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि ऑकुलर मसल्स धीरे आप रेस्ट किए, लेकिन जब आपका रेस्पिरेटरी मसल अगर इन्वॉल्व हो गया, देखो दिक्कत वहीं से शुरू होता है कि रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा? रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगा और पेशेंट क्या चला जाएगा? पेशेंट चला जाता है वेंट पे, ठीक है। तो इसमें इसका क्या ट्रीटमेंट है? हाउ डू यू डायग्नोज द केस? अगर हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जब आप देते हैं इंजेक्शन, तो इंजेक्शन देने के बाद इमीडिएटली क्या होता है? इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन की मात्रा बढ़ गई, तो इमीडिएटली आप पेशेंट देख रहे हैं बहुत वीक है, इमीडिएटली उसको बहुत आ गया। तो ये एक तरीका से आपका इनडायरेक्ट वे ऑफ योर डायग्नोसिस है, ठीक है, कि आपका मसल इम्प्रूवमेंट कर गया तो दैट इज मेस्थेनिया ग्रेविस। और क्या है? तो और इसमें इम्यूनोमोडुलेटर भी देते हैं। अगर इसमें एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में अगर आपका ये है एंटीबॉडीज़ है तो ठीक है, तो इसमें ये दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इसमें भी लो डोज स्टेरॉइड का काम है, ठीक है। तो ये सब इसका
इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। हाँ, और क्या पढ़ती हो? नाउ टेल मी सम डिजीज विच इज अफेक्टिंग मसल्स इटसेल्फ, जिसको बोलते हैं मसल्स डिस्ट्रॉफी। क्या कर रहा है अभी? ये करना है तुमको, बाद में नहीं कर सकता है। अगर मसल इटसेल्फ अगर अफेक्टेड होता है तो वो एक दो बीमारी का बताओ जो पेडियाट्रिक एज ग्रुप में कॉमन है। आवाज लग रहा है कट रहा है। अच्छा, सबसे कॉमन डिसऑर्डर है जो बच्चे में होता है, दैट इज योर DMD, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नाम सुनी हो? तो ये क्वेश्चन पूछा, आवाज नहीं आ रहा है अच्छा से। काट करके फिर से जुड़ो। आवाज नहीं आ रहा था, अभी है? हाँ, तो बताओ कि मस्कुलर मसल अगर इटसेल्फ अगर इन्वॉल्व है तो विच टाइप ऑफ डिजीज? अगर मसल इटसेल्फ अगर इन्वॉल्व है तो उसको कौन सा डिजीज बोलेंगे? हाँ, मसल डिस्ट्रॉफी, ठीक है। कॉमनेस्ट क्या है बीमारी मसल डिस्ट्रॉफी का, जो इंडिया में सबसे कॉमन है, बच्चों में होता है? DMD, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक है, और उसी के साथ उसका जो लो वेरिएंट है जिसको बोलते हैं बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो DMD में क्या साइन एंड सिम्टम आता है? एक्स लिंक डिजीज है, एक्स लिंक डिजीज है, ठीक है। और मोस्ट बहुत सारे केसेस में जेनेटिक म्यूटेशन से भी होता है। तो नॉट ओनली एक्स लिंक डिजीज, जेनेटिक म्यूटेशन से भी होता है। देखो, बच्चा आपका 2 साल तक नॉर्मल रहेगा, ऑल माइलस्टोन विल बी नॉर्मल, ठीक है। बच्चा में कोई और माइलस्टोन, सोशल, आपका मोटर, स्पीच, एवरी योर माइलस्टोन इज नॉर्मल। बच्चा अटेन करेगा, नॉर्मल रहेगा। 2 से 2.5 साल के बाद में वो गिरना शुरू होगा, ठीक है। चलते हुए गिर जाएगा, चलते हुए गिर जाएगा, ऐसा करके साइन एंड सिम्टम आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि बच्चा को बैठ के उठने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और बच्चा वीक होता चला जाएगा, और कोई सिम्टम नहीं था, बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है। लेकिन बार बार अब जैसे जैसे एज बढ़ेगा, उसका एज बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका बैठ के उठ नहीं पाएगा, ठीक है। उठेगा कैसे कि जैसे बैठा, फिर दोनों पैर को हाथ से सपोर्ट दिया, फिर उठा, फिर दोनों थाई को सपोर्ट दिया, फिर उठा। तो इसको बोलते हैं गोवर साइंस। इसको क्या बोलते हैं? गोवर साइंस। ये पूछा जाता है MCQ में, ठीक है। तो DMD में क्या होगा कि मसल्स आपका डिस्ट्रॉफिड हो गया, योर मसल्स इज नॉट वर्किंग, ठीक है, ड्यू टू डिस्ट्रॉफी ऑफ ड्यूशेन, ठीक है, जो जीन है जिसके कारण।
उसका डिटेल बुक में पढ़ लेना, सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम जानो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ इन डीएमडी। तो पैर का अगर मसल अगर इन्वॉल्व है तो क्या होता है कि दोनों जो काफ मसल्स में बोगी स्वेलिंग हो जाता है, ठीक, हो सकता है कि पिक्चर देके पूछे, बोगी स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। तो अगर कार्डियक मसल इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, कार्डियक मसल कार्डियोमायोपैथी किया तो वो करेगा आपको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मसल इज रिलैक्स्ड एंड वीक, सो इट विल कॉज योर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा, इट विल कॉज योर रेस्पिरेटरी, हाँ, रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, कि मसल्स आपका रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका अबाउट 20 ईयर्स ऑफ द एज कार्डियक मसल्स और योर रेस्पिरेटरी मसल्स जाकर के इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और उसमें डेथ होता है। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, लो डोज ऑफ स्टेरॉइड देते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपी करते हैं, ठीक है, और आप कुछ जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं आपकी फर्दर बच्चा को अगर होगा कि नहीं होगा, एमनियोसेंटेसिस करके, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस जानती हो, हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के जेनेटिक उसका अगर टेस्टिंग हम करते हैं तो उससे बच्चा का एक तो सेक्स पता चलेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस केस, ठीक है, और उसका जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके जान पाएंगे कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। दैट इज अबाउट योर डीएमडी। बीएमडी क्या है, बीएमडी सिमिलर टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन होगा बट एडोलेसेंस में आकर के उसका प्रेजेंटेशन आएगा, तो दैट इज द माइल्डर फॉर्म ऑफ योर डीएमडी। डीएमडी का माइनर फॉर्म है बीएमडी, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो जो डीएमडी है उसका लाइफ स्पेन है 18 से 20 साल इंडिया में, जबकि बीएमडी का 45, 50, 55 तक है, ठीक है। सेम कोर्स ऑफ डिजीज होता है, रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर कार्डियक मसल अगर इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा आपका, तब जाकर के आपका डेथ हो, हाँ, तो डेथ होता है। रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हुआ, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में दिक्कत हो गया, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होगा, उसके बाद रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट योर डीएमडी एंड योर बीएमडी। और क्या पढ़ना है, अच्छा देखो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तो तुमको इतना पूछेगा नहीं। अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्या साइन एंड सिम्टम आएगा, इसमें भी वही होता है, सेंसरी और विजुअल प्रॉब्लम होता है, जनरली डिस्ट्रक्शन होता है, ब्लड टिप होता है, टेटनस होता है, देखो जो आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस है दैट इज ए टोटली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और अब ये आपको जानना है कि विच टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्वमेंट इसमें सिर्फ होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, योर ब्रेन इज इन्वॉल्व और योर स्पाइन इज इन्वॉल्व। तो क्या होता है, व्हाट इज द पैथोलॉजी ऑफ योर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है ब्रेन, हाँ, ऑब्वियसली मैं यही सुनना चाह रहा था, डीमाइलेशन ऑफ द, हाँ दे दो, इंजेक्शन लगा दो, हाँ सबकट लगाना, यही होता है। दैट इज द मेन पैथोलॉजी ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डीमाइलेशन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो डीमाइलेशन होता है स्पेशली ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम का डीमाइलेशन होता है, तो वो आपका ब्रेन में भी हो जाता है, पैरेन्काइमल इन्वॉल्व है, और दूसरा हो सकता है आपका स्पाइन इन्वॉल्व है तो स्पाइनल में। तो जब आपका स्पाइन इन्वॉल्व हो तो क्या सिम्टम आएगा,
स्पाइन अगर इन्वॉल्व हो तो वो मतलब गेट पे नहीं हो जाता है, फिर लेफ्ट पे ज्यादा अंदर हो जाता देखो है अगर दैट इज, और एक्सट्रीमिटीज में पैरालिसिस अब देखो कि दैट इज ए टाइप ऑफ योर यूएमएन टाइप ऑफ डिसऑर्डर, बताए थे यूएमएन टाइप। इसमें योर स्पाइनल नर्व इज नॉट इन्वॉल्व, स्पाइन इज इट सेल्फ इन्वॉल्व एंड योर ब्रेन इज इन्वॉल्व, तो दैट इज योर यूएमएन टाइप ऑफ लेशन। ह्यूमन टाइप का फुल फॉर्म क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज। एलिमेंट टाइप है लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज, ठीक है। तो ये है अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज, स्पाइन इज इन्वॉल्व है, तो क्या होगा? टिंगलिंग सेंसेशन, पेन होगा। अगर आपका लंबर रीजन अगर इन्वॉल्व है तो, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अपर स्पाइन आई मीन सर्वाइकल स्पाइन ज़्यादा चांस रहता है कि उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो आपका हाथ में टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, ठीक है, और लोअर लिम्ब में रहेगा तो पैरालिसिस हो सकता है, वीकनेस होगा, अल्टीमेटली वो पैरालिसिस होगा। अब क्या है कि ब्रेन अगर आपका इन्वॉल्व है तो क्या सिम्टम है? तो अगर आप मेनली ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है इसमें, योर ऑप्टिक नर्व इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो वहाँ पे आपका डिमाइलेशन हो रहा है, तो उससे आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, जिससे विजन लॉस होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है पैरेन्काइमल डिसऑर्डर है, डिमाइलेशन हो रहा है तो सीजर होता है, ठीक है। रिकरेंट सीजर होगा, हिस्ट्री ऑफ फॉल रहेगा, सिनकोप आएगा, ठीक है। और जिस पार्टिकुलर ब्रेन में जहाँ पे डिमाइलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या आएगा? उस एरिया का आपको सिम्टम आएगा। ब्रेन इज इन्वॉल्व, अगर ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है तो ऑप्टिक न्यूराइटिस का साइन और सिम्टम आएगा, ठीक है। तो ये है आपका नट सेल ऑफ योर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस ह्यूमन टाइप लेशन, इट इज़ ड्यू टू योर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें पैरालिसिस हो सकता है, विजन कम हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, सीजर हो सकता है, दीज आर द सिम्टम। और ब्रेन का जो पार्ट आपका इन्वॉल्व है उसके अनुसार आपका सिम्टम, ठीक है। देन व्हाट इज द डायग्नोसिस? डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ब्रेन के कोई भी देखो, ब्रेन के किसी भी डिसऑर्डर, तुम्हारा आवाज़ आ नहीं रहा है, काट के फिर से ज्वाइन करो। ब्रेन के किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने का 3 मॉडलिटी है, 3-4 इन्वेस्टिगेशन है ब्रेन डिसऑर्डर में। एक हम ईईजी कर सकते हैं, एक हम रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन करते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, और एनसी भी कर सकते हैं। अब तीनों मॉडलिटी हम किस में कराएंगे? तो नॉर्मल जो स्क्रीनिंग होता है ब्रेन का, ब्रेन पैथोलॉजी जानने के लिए, तो उसको हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं। तो सीटी स्कैन आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आपका ब्रेन ऑक्यूपाइंग लेशन है कि नहीं। लेकिन स्पेसिफिक अगर आपको जानना है, स्क्लेरोसिस जानना है, डिपोजिशन जानना है, जो स्क्लेरोसिस हो रहा है, जो माइक्रो लेवल की चीज़ें हैं, जैसे मल्टीपल वेसल्स इन्वॉल्व है, आपको कहीं वेन में थ्रोम्बोसिस हो रहा है, आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो रहा है, स्मॉल है, जिसे पैरेन्काइमल आपको डिजीज जानना है, ठीक है। तो इसमें यू विल गो फॉर योर एमआरआई, नॉट प्लेन एमआरआई विथ कॉन्ट्रास्ट। तो एमआरआई विथ कॉन्ट्रास्ट हम जानेंगे तो उसमें हम लोगों को स्क्लेरोसिस के विषय में पता चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद उसका क्राइटेरिया है कि कितना लेजन्स ब्रेन में रहेगा और स्पाइन में कितना लेजन रहेगा,
then you diagnose कि this person is suffering for your मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो उसका एक क्राइटेरिया है, ठीक है, उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज, इट अफेक्ट योर ब्रेन पैरेन्काइमा एंड योर स्पाइन। साइन एंड सिम्टम ग्रुप ऑफ जिस स्पेस को इन्वॉल्व करेगा स्क्लेरोसिस डिमाइलेशन, उसका आपका फोकल सिम्टम आपको मिलेगा, ठीक है। इसका व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट वही है, इम्यूनोमोडुलेटर देते हैं, ठीक है, इम्यूनो सप्रेशन देते हैं। आजकल बोला जा रहा है रिसेंट रिसर्च में कि भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है। और दूसरा चीज़ टोटल, जबकि नट सेल में हम बताए थे आपको कि जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इंक्लूडिंग ब्रेन एंड अदर सिस्टम, उसमें मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका एस्ट्रॉयड का रोल है, जो कि आपका जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, जो आपका डिमाइलेशन का प्रोसेस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की जो एक्टिविटीज़ है उसको आपका कंट्रोल करता है एस्ट्रॉयड। इसलिए हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हम लोग एस्ट्रॉयड देते हैं, ठीक है, शॉर्ट कोर्स। और इसमें एस्ट्रॉयड देंगे, इम्यूनोमोडुलेटर देंगे डिफरेंट टाइप्स, इंटरफेरॉन्स देते हैं, ठीक है। और अभी बोला जा रहा है कि योर बोन मैरो इज वन ऑफ द गुड मोडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। आवाज़ कम आ रहा है। चलो ठीक है। और कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो काट के ज्वाइन करो। सर इसको ओपन कर देते। दे देना डर। ठीक में सर। हाँ। सर फैन ऑन कर दें। नहीं दे सकते हैं कि सर दे देंगे। ठीक है। और क्या क्या चैप्टर है? एक तो डिमेंशिया। अच्छा देखो, डिमेंशिया का मतलब क्या है? डिमेंशिया मीन्स पहले तो यही लिटरल मीनिंग जानो कि व्हाट इज डिमेंशिया। मेमोरी लॉस। हाँ सिंपल है, मेमोरी लॉस। तो किस में होगा? जनरली ओल्ड एज में होता है। नहीं वो ओल्ड एज में होगा। तो ओल्ड एज का एक कॉमनेस्ट बीमारी क्या है जिसमें मेमोरी लॉस होता है? एल्जाइमर्स डिजीज। तो उसका क्या पैथोलॉजी है? ठीक है। जो एल्जाइमर्स इज ओल्ड एज डिजीज, ठीक है, जिसमें आपका ब्रेन के टिश्यू का डीजेनरेशन होता है, ठीक है। तो ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं एल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। न्यूरो डिजेनरेटिव माने कोई चीज़ एज के अनुसार कम रहा है, दैट इज योर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। तो आपका डिमेंशिया आप एल्जाइमर्स में भी हो रहा है, नॉर्मल कॉज में डिमेंशिया हो रहा है, तो आपका कैसे डिफ्रेंशिएट करें? देखो अच्छा, मेमोरी लॉस जो है कितने टाइप का होता है? शॉर्ट मेमोरी लॉस, ठीक है, और एक हो गया मीडियम और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। तो जो भी पेशेंट डिमेंशिया से इफेक्टेड होता है पहले उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ही जाता है, ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारा कारण है मेमोरी लॉस का। वन ऑफ द रीजन अभी हम लोग पढ़े मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इटसेल्फ ए न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, वो माइलिन को क्या कर रहा है? ख़त्म कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? आपको मेमोरी को कम करेगा, ठीक है। तो डिमेंशिया में
दो चीज़ें, एक तो ट्रीटेबल कॉज के कारण डिमेंशिया हो रहा है, एक होता है नॉन ट्रीटेबल कॉज के कारण डिमेंशिया होता है, ठीक है। तो अब आपको फोकस करना है कि डिमेंशिया वेदर इट इज़ ट्रीटेबल और वेदर इट इज नॉन ट्रीटेबल, ठीक है। तो ट्रीटेबल है, ट्रीटेबल के क्या क्या कारण हैं? ट्रीटेबल में आपको आ जाएगा विटामिन B12 डिफिशियंसी के कारण होता है, सीवियर और हाइपोथायरिज्म के कारण होगा, ठीक है। और कोई ड्रग के कारण हो रहा है, या ब्रेन स्ट्रोक हो गया जिसके कारण डिमाइलेशन हो गया, जिसके कारण आपको डिमेंशिया हो गया। तो दीज आर द ट्रीटेबल कॉज। नॉन ट्रीटेबल कॉज में वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डिमेंशिया एल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक दवा देते हैं जिससे हल्की फुल्की इम्प्रूवमेंट होती है, जो उसको बोलते हैं हम डोनोपेजॉल, ठीक है। तो डोनोपेजॉल देते हैं जिसके कारण इम्प्रूव एल्जाइमर्स में होता है। तो डिमेंशिया एक है ट्रू डिमेंशिया, एक है स्यूडो डिमेंशिया। ट्रू डिमेंशिया में डिमाइलेशन हो रहा है, न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर हो रहा है, जिसके कारण आपका जो मेमोरी लॉस हो रहा है, ये हो गया ट्रू डिमेंशिया। व्हाट इज स्यूडो डिमेंशिया? कि मरीज को मेमोरी लॉस नहीं है, लेकिन मेमोरी लॉस का प्रेजेंटेशन है, कोई इंटॉक्सिकेटेड स्टेज में है, ठीक है। वो दारू पी लिया बहुत ज़्यादा, या ड्रग्स ले लिया है, या किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में, किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस है, किसी ड्रग्स के, तो वो उसको सुबह का चीज़ याद नहीं है उसको, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज स्यूडो डिमेंशिया, दैट इज नॉट ट्रू डिमेंशिया। ट्रू डिमेंशिया इज टोटली ए पैथोलॉजिकल थिंग्स, और स्यूडो डिमेंशिया इज टेम्पोररी थिंग, इट इज ट्रीटेबल, ठीक है। वो थोड़ा देर के लिए है और उसके बाद वो अपना रिकवर कर दिया। तो ये स्यूडो डिमेंशिया मिलता है तुम्हारा अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में, बाकी और ड्रग्स के इंटॉक्सिकेशन में, ठीक है। फिलहाल इतना पढ़ो, फिर बाद में देखते हैं, ठीक है।